हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरा एजुकेशन पॉइंट में। अभी तक हम सीरीज 1 एंड 2 बायोकेमिस्ट्री की डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो संभवतः एग्ज़ाम होने वाली 2025 की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चंस होने वाले हैं फॉर द लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट्स, लैब अटेंडेंट, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री उनमें भी पूछे जाते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आए हैं जो संभवतः जो होने वाली एग्ज़ाम है उसमें पूछे जा सकेंगे, उसी लेवल के क्वेश्चंस लेके आए हैं। आज हम बायोकेमिस्ट्री की सीरीज़ 3 डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और इसके बाद हम एक अभी मल्टीप्लाई जो सीरीज़ चलाने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड होंगे। और जो हमारे 75 नंबर के हैं, अब उसको हम किस तरीके से वो 75 के क्वेश्चंस आते हैं और उसी लेवल के क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि हम जो टेक्निकल सीरीज़ है वो लेके हम आने वाले हैं। और वो भी ऐसे एमसीक्यूज़ लेके आने वाले हैं जो रिलेटेड हो, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम होने वाले लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट्स या स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट की जो भी एग्ज़ाम्स है उसमें बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी चैनल को वॉच तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम दिन रात मेहनत लगे हैं। अभी ऑफलाइन में इतना समय बीत जाता है कि ऑनलाइन के लिए समय नहीं मिलता है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो अपलोड करें, ताकि जो बाकी जो दूसरे बच्चे हैं जो बेचारे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते या जिनका इनकम थोड़ा वीक है, ठीक है, लेकिन वो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, एक सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ही हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। अदरवाइज़, ठीक है, और कोई पर्पज़ नहीं है कि बेचारे उन लोगों जो निम्न कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, जो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम लोग एक जो सीरीज़ चला रहे हैं, तो इसीलिए हम ऑनलाइन वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, हालांकि ऑफलाइन में इतनी मेहनत नहीं लगती उतनी ऑनलाइन में लगती है। तो जो बाकी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लें, क्योंकि आप ही का चैनल है, आप ही को उसको स्टैंडर्ड देना है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री की सीरीज़, 3rd एंड लास्ट सीरीज़ रहेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। वही लेवल है जो ग्रुप 5 में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आता है आपको एक आंकिक तौर पे भी आप इसका एनालाइज कर सकते हो, आपके ब्रेन एनालाइज के तौर पे। चलिए, तो इसका जो देखो इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन की बात हो रही है, ठीक है। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल और एक फैट सोल्यूबल, ठीक है। एक सोल्यूबल और एक इनसोल्यूबल। बहुत सारे ऐसे जो होते हैं जो फैट घुलनशील होते हैं और अघुलनशील होते हैं, ठीक है। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन की बात हो रही है तो उसके, ठीक है, वसा घुलनशील विटामिन से तो किस किस में वो सोल्यूबल होगा? सोल्यूबल इन अल्कोहल, ठीक है। जो फैट सोल्यूबल विटामिन, अभी देखो घुलनशील विटामिन तो वो सभी में घुल जाएंगे, लेकिन कुछ विटामिन होते हैं जैसे कि अडेक हम इसका कीड़ा बोलते हैं या अडेक बोलते हैं, उसको अडेक बोलते हैं, ठीक है। विटामिन ए डी ई एंड, ठीक है। तो ये क्या है हमारे ए ई डी और के, ये हमारे ए डी ई के, इसको हम अडेक बोलते हैं, ठीक है, या कीड़ा बोलते हैं, कीड़ा याद कर सकते हो। तो ये क्या है हमारा फैट सोल्यूबल है, ये आपको पता भी होगा। लेकिन जो बी सी ए, ठीक है, बी सी ए, ठीक है, बैचलर ऑफ केमिस्ट्री ऐसा बोल सकते हो, तो वो क्या है, वो घुलनशील है। जितना बी कॉम्प्लेक्स पूरा भी वो बी सी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो घुलनशील है। लेकिन जो कुछ अडेक है या कीड़ा है जो भी आप याद कर सकते हो उसको सीरीज वाइज से, तो वो क्या, वो सोल्यूबल इन अल्कोहल में घुल सकते हैं, या वो मोर प्रोपेन यूनिट में घुल सकते हैं, या स्टोर इन लीवर, ठीक है। तो वो एक प्रकार के इसके कैरेक्टर्स बताए गए हैं कि वो अल्कोहल में घुल सकते हैं, या यो प्रोपेन यूनिट की होती है, या स्टोर इन लीवर, ठीक है। तो आइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होने वाला है और कंप्यूटर क्या आंसर देता है। तो चलिए इसका आंसर चेक करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, ठीक है। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो लीवर में स्टोरेज होते हैं, ठीक है। एक से अधिक मोर प्रोपेन यूनिट होती है उसमें, और ये अल्कोहल या, ठीक है, एसीटोन में क्या होते हैं, ये घुलनशील होते हैं। चलिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस लेके आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं, और ये सारे के सारों के लिए इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। चलिए अब ये चीज़ बताएंगे, इम्पेयर्ड गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट सजेस्टेड, ठीक है। भाई जो GTT टॉलरेंस, ठीक है, हम GTT टेस्ट बोलते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। अब इसमें गैलेक्टोज बोल दिया इसमें, ठीक है। वो कन्फ्यूज़न करने के लिए ऐसा क्वेश्चन जानबूझ कर देते हैं,
इसीलिए मैंने भी एक क्वेश्चन दिया था, इसलिए जानबूझकर वो चीज़ें डाली जाती है ताकि आपको उसमें कन्फ्यूज़न हो, लेकिन कन्फ्यूज़न नहीं होना है। वो जीटीटी है, जीटीटी ही है, ग्लूकोज लैक्टोज या ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, जीटीटी। तो वो क्यों सजेस्ट किया जाता है, ठीक है भाई, ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट क्यों देखने को मिल रहा है, क्या क्या अब यहाँ पर देखो, वो एक ग्लूकोज की डिफेक्ट इन ग्लूकोज यूटिलाइजेशन के लिए, या लिवर इंजरी सेल्स के लिए, या रीनल डिफेक्टेड के लिए, या मसल्स इंजरी के लिए, ठीक है। तो मेनली उसका पर्पस क्या होता है, हम क्या करते हैं 1 घंटे बाद करते हैं, फिर उसको ग्लूकोज पिला के फिर 1 घंटे के बाद करते हैं, एक घंटे बाद उसका ग्लूकोज टेस्ट करते हैं। तो ऐसा 3 बार, हम 3 से 4 बार करते हैं हम। तो वो किसके लिए करते हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से इसका क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर होगा हमारा बी, ठीक है, कि वो हमारी लीवर की सेल्स को इंजरी, जो इंजरी है, ठीक है। तो कितना मोने, तो अब ग्लूकोज की बारी आती है, तो ग्लूकोज किसके लिए होता है, डायबिटीज़ के लिए। अब डायबिटीज़ वो कहाँ पर मेंटेन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कार्बोहाइड्रेट की जो आप फिजियोलॉजी पढ़ते हो, तो उसमें आप एक चीज़ पढ़ते हो कि पेनक्रियाज में अल्फा बीटा चेन होती है, ठीक है। तो जो अल्फा चेन होती है वो ग्लूकागोन सिक्रेट करती है, और बीटा चेन हमारी इंसुलिन सिक्रेट करती है। तो इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को कंट्रोल करना, और ग्लूकागोन का मतलब होता है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, और इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज लेवल को कम करना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट तो पढ़ते, लेकिन वो चीज़ आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ाई जाती है, इसीलिए आप उसको देखो। बच्चे बोलते हैं ना कि क्वेश्चन कहाँ से आया था, तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चारों तरीके से हमें याद रखना है, नोट कर लो। एग्जाम बहुत ही पास आ चुकी है, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें पूछा है विटामिन क्या है, ठीक है। सिंपल से ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, हालांकि बहुत सारा उसको प्रश्न बनाने के लिए कुछ और चीज़ें भी मेंशन करते हैं, लेकिन हम एक शॉर्ट पे में लेके आए कि विटामिन क्या है। ये विटामिन क्या एसेसरी फूड फैक्टर है, या जनरली सिंथेसिस इन द बॉडी, या प्रोडक्शन इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। तो आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होने वाला है। बाकी जो प्रीवियस वीडियो भी डिस्कस कर चुके हैं, और एक अच्छे प्रिपरेशन के लिए तो मैं तो एक सजेशन करूंगा कि जितने भी माइक्रोबायोलॉजी है और प्रीवियस पेपर्स हमने डाला है, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोलॉजी डल चुके हैं, हिमेटोलॉजी के भी सारे सब्जेक्ट के डल चुके हैं ना, फिजिया को छोड़कर, ठीक है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी को छोड़कर सारे आप वीडियो अपलोड कर दिए गए, सारे सब्जेक्ट को क्लिनिकल भी डाल दिए, और जो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही रिसर्च के बाद में वो क्वेश्चन डाले गए हैं। तो आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सारे के सारे वीडियो वॉच करें, ठीक है। अगर समय कम पड़ रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ा के आप उसको वॉच करें, लेकिन एक बार ज़रूर वॉच करें, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर बताएंगे। चलिए, आपका आंसर क्या आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है ए, ठीक है। वो एसेसरी फूड फैक्टर है, ठीक है। वो हमें कहीं एक्स्ट्रा विटामिन ऐसा लेने की, हालांकि आर्टिफिशियली दवाई गोली लेते हैं, लेकिन ये क्या है, एसेसरी फूड फैक्टर है हमारे, ठीक है। एसेसरी फूड फैक्टर के बाद मतलब कि उसमें वो एक्स्ट्रा फूड में मिलाए नहीं जाते। जैसे हम गाजर खाते हैं तो वो हमको ऐसे एसेसरी रूप से मिल जाते हैं, हम दूध पी लिए, ठीक है। तो हर प्रकार के अलग अलग विटामिन, फिश हुआ, ऑयल्स हुआ, तो सब में वो एक एसेसरी रूप से प्रेजेंट होते हैं विटामिन, ठीक है। चलिए, इसका राइट आंसर है एसेसरी। इसको और भी कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं, समय बहुत कम है इसलिए ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही सारी चीज़ें बताई जा रही है। चलिए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इज काउज। अब सभी को पता है कि विटामिन के ऊपर से अब वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। कि आपको विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, ऐसी चीज़ें पहले पूछी जाती है, ठीक है। सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्शिया, ऐसी सारी चीज़ें पूछी जाती है, लेकिन बहुत ही कम मामले में। अब वो आगे बढ़ गया, वो लेवल क्या हो गया, एक लेवल आगे बढ़ गया। अब जो ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, उसको और क्या क्या बोल सकते हैं, और उसमें थोड़ा डीप जाके पूछ गया, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इज कॉज, तो क्या कॉज कर सकती है भाई। रतौंधी तो होती ही होती है, लेकिन और अगर वो लंबे समय तक बनी रही, ठीक है, अगर वो विटामिन मतलब बॉडी में अगर उसको रिकवरी हो ही नहीं रही है, तो वो आगे जाके क्या कॉज करेगी, ठीक है। तो क्या जेरोपैथेमिया कॉज करेगी, ठीक है। हाइपोप्रोथ्रोम्बिमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, या पर्निशियस एनीमिया। तो आप जानते हो कि बाकी पर्निशियस एनीमिया क्या चीज़ है, तो पर्निशियस एनीमिया आप जानते हो कि ये सिंथेसिस ऑफ, ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से विटामिन B12 का सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो पर्निशियस एनीमिया हो सकता है, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 की कमी से, ठीक है। तो एनीमिया आ रहा है
हाइपोप्रोथ्रोम्बिया, मतलब यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन मतलब प्लेटलेट्स की कमी हो रही है, उस कंडीशन को बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो अलग जाती है। ठीक है, तो जो विटामिन डी की कमी से जेरोपैथीमिया, अब जेरोपैथी क्या मतलब होता है, हम कलर का विजुअल नहीं कर पाते। ठीक है, जेरोपैथीमिया का मतलब होता है हम जो कलर का है ना उसका सही तरीके से ज्ञान नहीं हो पाता है, सारे के सारे कलर हमें एक जैसे दिखने के लगेंगे। ठीक है, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। चलिए, तो वो विजुलेशन कंडीशन क्या हो रही है, हमें हमारी गड़बड़ा रही है विजुलेशन कंडीशन। जेरोपैथीमिया का मतलब होता है हमारा जो विजुअल कैपेसिटी हो रही है वो कम हो रही है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हम उसको फाइंड नहीं कर पाते जेरोपैथिया में। ठीक है, तो इसलिए इसका एयर इसका राइट आंसर है। देखो मज़ेदार क्वेश्चन है और इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो वही क्वेश्चन डिस्कस किए जो आने योग्य हैं। ठीक है, बाकी आपको तो पता ही है, आप सब जानते हो कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्शा, ये नॉर्मल चीज़ हो गई। और ज़्यादा की ज़्यादा अभी तक एक लेवल चला था उसका केमिकल नाम टोकोफेरॉल। ठीक है, ये सारे नियासिन, राइबोफ्लाविन, विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन। ठीक है, तो इस तरह नियासिन का B3, ऐसा ये सारी चीज़ें चली थी, वो तो आप पढ़ चुके हो। लेकिन उससे एक लेवल आगे पूछे जाते क्वेश्चन। ठीक है, तो वो हम लेवल ही पता करवाना चाहते हैं। ठीक है, आपको ये बताना चाहता है कि जो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। बच्चे बोलते हैं, अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों के कॉल आते हैं कि सर 2022-23 में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, सिलेबस में तो है ही नहीं, बुकों में तो है ही नहीं। तो क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, आगे से एक लेवल आगे से बनते हैं। ठीक है, जो हम लेके आए हैं, अब उसी हम तो एक लेवल और आगे से जो अभी पूछते हैं उससे भी हम आगे लेवल का लेके आए हैं। चलिए, विटामिन ए का एक महत्वपूर्ण कार्य है एक्ट ऑफ अस कोएंजाइम फ्यू एंजाइम्स टू प्ले इन क्या इंटरग्रेल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस या टू प्रिवेंट ऑफ हेमरेज या टू मेंटेनेंस ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ एपिथेलियल सेल्स। विटामिन ए की बात हो रही है, हालांकि इसका जो इम्पोर्टेंट जो रोल्स होता है वो विजुअलेशन में काम करता है, लेकिन उसके अलावा अब हमको आंसर देना पड़ता है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। हम ये भी बता रहे हैं, बच्चे अधिकतर अपने मनमानी करके आते हैं, लेकिन आपको आंसर देना है आपके जो ऑब्जेक्टिव वहाँ पर जो हो आपको उसी के हिसाब से वहाँ बनाना पड़ेगा। भले आपको उसको करेक्ट क्यों ना पता है, आप वहाँ से 6 से 10 पढ़ के गए हैं, लेकिन वहाँ 10 को मानकर क्वेश्चन बना हुआ है भाई। आपको इतना लग रहा है कि वहाँ 10 को मान के, तो आपको तो उसके हिसाब से आंसर करके आना है ना कि आपने जो पढ़ के आप पढ़ोगे कि यार मैंने तो 4 से 10 ही पढ़ा है और ऑप्शन में वहाँ पर मतलब 10 से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, 10 के एवरेज में बन रहा है, तो आपको उसके हिसाब से क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए, तो इसके हिसाब से आपको विटामिन ए आप यहाँ ढूंढोगे कि यार वो तो रतौंधी और विजुलेशन के वो तो है, बता ही नहीं रहा इसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर जो क्या होने वाला है भाई, अगर देखो और भी चीज़ें सी की, अब ह्यूमरेज की मैं बात करता हूँ, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमरेज। ऐसा नहीं कि जो मुझे जो आ रहा है वही मैं बात करूँगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब लेकिन मैं एक नेगेटिविटी बताता हूँ आपको, एक सिखाता हूँ कि भाई प्रिवेंट ऑफ ह्यूमरेज अगर ये ह्यूमरेज की कंडीशन कहाँ पर होती है, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के कहीं ना कहीं हमारा एंटीकोगुलेंट्स का काम करते हैं, तो वो सी की बात आती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्लेयर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस तो कोई भी विटामिन नहीं बनाते। ठीक है, एंजाइम और कोएंजाइम का ऐसा कोई इसका इंपॉर्टेंट प्ले रोल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है डी, मेंटेनेंस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल सेल्स। जो हमारे जो एपिथेलियल जो ऊपरी सतह, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा ठंड के दिनों में क्या होता है, ठंड के दिनों में अधिकतर आपकी जो ऊपर की जो सेल्स होती है मरने लगती है, तो उसी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब जो वेस्लिन ग्लिसरीन जो आप जो बॉडी लोशन भी यूज़ करते हो उसमें देखना विटामिन ए होगा उसमें। ठीक है, तो वो एपिथेलियल जो उसकी इंटेग्रिटी को उसको फॉल्स को रोकता है वो। ठीक है, उसी को मेंटेन करता है। ज़्यादा बढ़ेगा तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए उसकी उस लेवल को वो मेंटेन करता है विटामिन ए। ठीक है, चलिए देखो इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर क्या पूछेंगे, फिर तो आप अब अगर इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो समझ लेना कि क्वेश्चन बहुत ही टफ है, पेपर बहुत टफ है। चलिए, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। ठीक है, अब इस तरीके से कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सब फटाफट आंसर करेंगे, सबको पता है ये तो। लेकिन एक और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, इसमें एक प्लस पॉइंट है इसलिए इसको मैंने इंक्लूड किया है। इसमें एक प्लस पॉइंट है, मैं बताना चाहूँगा, सभी लोग जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है। ठीक है, सबको पता है, लेकिन इसके साथ साथ में एक ऑस्टियोमालासिस मैंने इसलिए डाला क्योंकि जो रिकेट्स देखने को आपको किस में देखने को मिलता है, ये बच्चों में। ठीक है, बच्चों के अब रिकेट्स में क्या हो जाता है, बच्चों के पैर आड़े टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है,
और प्रॉपर तरीके से उनको वो विटामिन डी की कमी से उनके क्या हो जाता है, सिर बड़ा हो जाते हैं, पैर उसकी उंगलियां आड़े टेढ़ी हो जाती है, वो रिकेट्स है। ठीक है। और जो ऑस्टोमिलियस की बात आती है वो होता है हमारा एडल्ट में। ठीक है। चलिए बाकी तो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन ये तो अलग चीज़ हो गई है। हाइपोथायराइडिज्म, स्किन कैंसर, तो वो विटामिन डी की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रिकेट्स है, अब रिकेट्स आप जानते हो तो इसका तो 100% आप यही करके आओगे। लेकिन अगर रिकेट्स हटा दिया तो ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, मलेशिया वाला मलेशिया नहीं, हड्डी वाला मलेशिया। ठीक है। चलिए ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए विटामिन ई रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ, विटामिन ई की आवश्यकता को कम करता है। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा जो नॉन मेटल है जो हमारी, जैसे हमारी बॉडी में विटामिन ई की आवश्यकता होती है, तो कौन सा एलिमेंट है, क्योंकि इनमें से अपन सब लोग खाते हैं, जिंक खाते हैं, आयरन, ये सब सारी चीज़ें हम खाते हैं, मैग्नीशियम खाते हैं, सेलेनियम खाते हैं, जिंक खाते हैं, सब चीज़ें खाते हैं। तो ऐसा कौन सा है जो विटामिन ई को की आवश्यकता नहीं पड़ने देता है? आवश्यकता होती है लेकिन उसकी आवश्यकता वो कम कर देता है। चलिए तो आपके हिसाब से क्या आने वाला है? देखो एक क्लिक ही करना होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे वॉच किए जा रहे लेकिन एक सब्सक्राइब तक नहीं कर पाते। तो सब ऐसा क्यों करना? ठीक है भाई, एक दिन अगर बच्चे देखेंगे, अब आजकल के बच्चे क्या देखते हैं, जो स्टैंडर्ड में होगा उसी को पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो चैनल पसंद, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बाय चांस, ठीक है, जो अगर अपना चैनल हाई लेवल पे जाएगा तो बाकी दूसरों बच्चों का भी भला होगा, वो भी देखेगा कि कौन कौन कितने लोग इसको देखते हैं, तब जाके हम देखेंगे। आजकल के बच्चे इस तरीके से होते हैं, एक हट टाइप के, जो कंटेंट अच्छे, भले अच्छे कंटेंट हो, ठीक है, कंटेंट बहुत अच्छे हो, लेकिन देखेंगे कि यार इसके तो सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूवर्स भी नहीं है, भले उसमें से सिर्फ 10 से बच्चे दिखाने, 10 में से 10 ही बच्चे सिलेक्शन क्यों ना हो गया, लेकिन बच्चे उसको नहीं देखते। ठीक है, बच्चे उस चैनल को देखेंगे ही नहीं, भले कितने भी अच्छा कंटेंट है। इसलिए एक अपनी चैनल का लेवल में आना भी बहुत ज़रूरी हो, ताकि जो आगे चल के बच्चे किसी और लोगों को भी हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर है सी, सेलेनियम। ठीक है, सेलेनियम, ठीक है, सेलेनियम इसका राइट आंसर है। चलिए इसका आंसर बताएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, इसके हिसाब से बताना है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटीकोगुलेंट की बात आती है तो हम फट से लगाते हैं के। सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक ऑक्सी एंटीजन क्या होगा? चलिए ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट इसमें अगर सेलिनाइन भी आता है, ठीक है, ये वाली इसकी बात हो रही है, सेलेनियम भी आता है, तो सेलेनियम भी हमारा एक एंटीऑक्सीडेंट ही है। अगर यहाँ पर ई और ए आता है, क्योंकि सेलेनियम का मतलब क्या होता है? ई। ठीक है, विटामिन ई। सेलेनियम का मतलब होता है विटामिन ई, तो विटामिन ई भी आएगा। और ठीक है, अगर यहाँ पर विटामिन ई आता है तो विटामिन ई भी आता है, उसका आंसर आता है, लेकिन विटामिन यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर के कौन सा आएगा? विटामिन सी। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जो विटामिन ई और विटामिन सी होते हैं वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ो तो सिलेक्शन आपका भी ज़रूर होगा, कि हमने तो इससे भी कम लेवल पढ़ा है, फिर भी 3 एग्ज़ाम निकाली है। ठीक है, तो आपको तो एक लेवल, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए मैं खुद आपको एक लेवल ज़्यादा लेके चल रहा हूँ, ताकि आपका भी सिलेक्शन हो। ठीक है, हम तो इससे भी लो लेवल में 3 एग्ज़ाम फाइट कर लिए, तो आप भी, आपको मैं तो एक लेवल आगे बढ़ा रहा हूँ, तो आपका भी सिलेक्शन तो कंफर्म है। चलिए ठीक है, तो इसका बी आंसर रहेगा, सभी के सभी नोट कर लेंगे। एंड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट में आप 2 चीज़ें याद रखना है, ई और सी। ठीक है, और सेलेनाइन अगर नाम आ रहा है, ठीक है, सेलेनियम, तो आप सेलेनियम भी उसका राइट करके आओगे, गलती नहीं करोगे। चलिए, टोकोफेरॉल प्रिवेंट ऑफ ऑक्सीडेंट ऑफ, ठीक है, टोकोफेरॉल बोल दिया। अब टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? फटाफट लगाएंगे, इतना इजी क्वेश्चन से। टोकोफेरॉल, यहाँ पर बाकी चीज़ों को ध्यान नहीं देना है,
ठीक है, बाकी चीज़ों को हटाओ। टोकोफेरल किसका रासायनिक नाम है, इतना भी दिमाग लगा लोगे तो आप इसको 100% कर सकते हो। अब ये क्या ऑक्सीडेशन को रोकता है। अब सी तो इसका आंसर आने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि सी तो ऑक्सीडेंट है। अब ये उसको रोकने वाला है, तो रोकने वाला कौन है भाई? डी तो हमारा गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? अभी हमने ऊपर पढ़ा। चलिए तो देखेंगे इसका इसका जो राइट आंसर है ए, ठीक है, क्योंकि जो टोकोफेरल क्या है वो रासायनिक नाम ए का है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। विटामिन सिंथेसिस बाय द बैक्टीरियल इन द इंटेस्टाइन, आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित विटामिन है, ठीक है। कौन सा विटामिन बैक्टीरिया के लिए बेस्ट है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है भाई। सभी के लिए अब विटामिन की आवश्यकता होती है तो बैक्टीरिया को भी तो ज़रूरत होगी, ठीक है, वो भी तो एक जीव है। इसलिए इसका राइट आंसर के, ठीक है, डी, जो राइट आंसर इसका के होने वाला है, ठीक है। जो विटामिन के होता है वो बैक्टीरिया के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, या बेस्ट विटामिन होता है। चलिए इसका राइट आंसर ही आ गया, ठीक है, कि विटामिन के इज अ कोफैक्टर। हम मानते हैं कि विटामिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है। अब एंटीकोगुलेंट हमारे ने फैक्टर पढ़ा था, दिमाग लगा सकते हैं ना, इसके हिसाब से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि विटामिन ए क्या है हमारा, एंड वो क्या है, कोगुलेशन फैक्टर की प्रोफाइल में आता है, ठीक है, तो उसको कोफैक्टर के नाम से रखा गया है। तो विटामिन के लिए एक कोफैक्टर है, कौन कौन सा है, इसमें आंसर ही आ गया, गामा कार्बोक्सिलेशन एंड ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू, ठीक है। तो गामा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड इसका कोफैक्टर आएगा। चलिए इसका आंसर ही आ गया, तो इसके बाकी चीज़ें क्या बताना, ठीक है। चलिए इसका तो सभी लोग जानते हैं, विटामिन B1 डिफिशिएंसी, ठीक है, ये तो बहुत ही इजी है B1। लेकिन कभी कभी अब सभी के लिए सभी लोग, ठीक है, मैं ग्रुप में एक PDF डाल दूंगा कि विटामिन, वो तो आप वैसे भी जानते हैं, फिर भी मैं छोड़ दूंगा उसमें, ठीक है, कि विटामिन 1 2 3 5 7 9 12, तो ये सारी चीज़ें आप रासायनिक नाम तो आपको पता ही है, हालांकि मैं उसका PDF छोड़ दूंगा, तो आप सभी लोग देख लेना, ठीक है। तो बेरी बेरी इसका राइट आंसर आने वाला सी, तो सभी लोग जानते भी हैं, बट क्या करें, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं घुमावदार। अब इसीलिए इसमें B1 दे दिया है, तो बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। रिकेट्सिया तो विटामिन डी है, ठीक है। राइबोफ्लाविन विटामिन B2, ठीक है। B2 की डेफिशिएंसी से क्या होगा, चलिए डर्मेटाइटिस होगा, मेंटल डिटेरियोरेशन होगा, लॉस ऑफ वेट होगा, वजन कम होगा, या सेलुलाइज होगा, ठीक है। विटामिन B2 उसी को हम लोग राइबोफ्लाविन बोलेंगे। चलिए तो उसका जो राइट आंसर आ गया हमारा ए, ठीक है, चिलियोसिस, चिल्स, ठीक है। तो विटामिन राइबोफ्लाविन की कमी से ए इसका राइट आंसर है, चिलियोसिस। चलिए क्वेश्चन इस टाइप के भी बनते हैं, डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की आहार आवश्यकता कितनी होती है, 400, 1000, 600, 700। तो ये भी सारी चीज़ों का आप देख लें, विटामिन ए का भी देख ले, बी का भी देख ले, सी डी का तो बता ही रहे हम, बाकी जो अदर्स है उनका भी आप पढ़ के ज़रूर रखें, क्योंकि उसके हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। और विटामिन के ऊपर से तो सारे के लिए आता है, आप कोई किसी की भी फार्मासिस्ट की हो, BSc नर्सिंग का हो, स्टाफ नर्स का हो, या अदर्स का भी हो, तो उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए या लैब अटेंडेंट, तो सभी के लिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है आ गया 400 इंटरनेशनल यूनिट, IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, 400। चलिए एंजाइम विच आर प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव फॉर्म इन लिविंग सेल्स आर कॉल्ड, ठीक है भाई, जो जीवित कोशिकाओं में इनएक्टिव एक्टिव फॉर्म में है,
एंजाइम जो जीवित कोशिका में निष्क्रिय रूप में उत्पन्न होते हैं उसको कहा जाता है। ठीक है, पेपाइन, लाइसो एंजाइम, एपो एंजाइम या प्रो एंजाइम। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक्स दूंगा। ठीक है, इस तरीके से किस क्वेश्चन आएगा तो वो तो मैं हर वीडियो में ट्रिक्स देता हूँ। मेरे वीडियो जितने भी 60 लगभग 60 प्लस वीडियो हो गए तो सारे वीडियो में आपको कहीं ना कहीं ट्रिक्स मिलेंगे। अगर आपको 60 ट्रिक्स मिल जाएंगे तो 60 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, 60 प्लस तो आपके तो ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं तो कोशिश करूँगा कि 70 प्लस 75 में से 70 प्लस देने का, और अपने जो वीडियो डले हैं वो उसी एक टारगेट बना के ही दिया गया है। ठीक है, 70 में से 75 प्लस का टारगेट बना के दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारा भी जो एक 60 प्लस का ही टारगेट था, क्योंकि मेरा तो नॉन टेक्निकल में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, टेक्निकल से मैं फाइट कर लेता हूँ। 60 प्लस ही रहते हैं हमेशा, हर बार। ठीक है, चलिए 60 प्लस परसेंटेज में रहता है। हालांकि उसका कभी कभी बहुत टफ क्वेश्चन आ जाते तो हो जाता है, अच्छे अच्छों की 50-50 गुल हो जाती है। चलिए इसके हिसाब से बताएंगे। देखो इसमें हम कुछ भी बोलते हैं जो हमारे, ठीक है, अब एंजाइम की बात हो रही है तो हम ऐसा सपोज करते हैं कुछ भी चीज़ हमें अगर पहले हो रही है, ठीक है, जैसे सरपंच, उप सरपंच, ऐसे बातें करते हैं ना हम लोग, अस्थि उपास्थि, ऐसी कुछ बातें करते हैं। या लीवर में भी कुछ वहाँ पर हम उसकी स्टेज देखते हैं। ठीक है, हेपेटिक, प्री हेपेटिक, ठीक है, पोस्ट हेपेटिक, ऐसी बातें करते हैं। तो यहाँ एंजाइम की वो इनएक्टिव फॉर्म में है। ठीक है भाई, लाइसो एंजाइम और एपो एंजाइम तो आपको वो तो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, पेपाइन ये भी एक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जो प्रो एंजाइम है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है प्रो आ जाएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है प्रो। अब प्रो क्यों आया? प्रो मतलब एकदम पहले की कंडीशन, पहले इनएक्टिव फॉर्म में है वो। ठीक है, जैसे हम लीवर के हेपेटाइटिस को पहले की स्टेज को हम क्या बोलेंगे? प्री हेपेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा प्रो वर्ड जुड़ जाता है। अब मोबाइल भी आता है, वीवो हो गया, अब वो उसका प्रो हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो प्रो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका तो आंसर ही आ गया है। द आइसो एंजाइम्स ऑफ LDH, ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, एक एंजाइम है लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज कि इसका कौन है? अब इसका तो राइट आंसर है एग्जिट इन 5 फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन M and H मोनोमेर कंटेनर। ठीक है, अब M और H का मतलब होता है ये। ठीक है, मैं ये बताना चाहूँगा कि LDH कहाँ पर अपनी भूमिका निभाता है? मसल्स के अंदर। ठीक है, तो ये मसल्स और हार्ट मसल्स, ठीक है, इसको LDH लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज का जो बेस्ट एंजाइम्स होता है हमारा हार्ट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है एग्जिट इन 5 फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑफ M and H। ठीक है, ये एक और आगे और में क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। ठीक है, तो अब M मतलब है मसल्स और H मतलब होता है हार्ट। ठीक है, तो आप जानते हैं, वो तो सभी लोग जानते हैं कि LDH की बात आ गई तो ये क्या एक एंजाइम से हमारा हार्ट और मसल्स। ठीक है, चलिए तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर C। चलिए, द नॉर्मल रेंज CPK इन सीरम वेरियस बिटवीन। ठीक है, सीरम की बात हो रही है, सीरम में CPK का सामान्य मूल बीच भिन्न क्या हो? ठीक है, कितनी उसकी नॉर्मल रेंज होगी? CPK मतलब क्या होता है? ठीक है, क्रेटिनिन फास्फोकाइनेज। ठीक है, और ये भी हमारा लीवर के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। CPK टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो उसका नॉर्मल रेंज की बात हो रही है तो कितना होगा? ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नॉर्मल रेंज सभी को याद रहती है तो CPK की का लेवल भी आपको पता ही होगा। ठीक है, 26 से 92 इसका राइट आंसर होगा। इसमें हर एक बुक में अलग अलग रेंज दी होती है तो आप थोड़ा वेरिएशन करके देख लें, इंटरनेशनल पर लीटर। चलिए, तो ए इसका राइट आंसर है 83 का। मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैं फालतू क्वेश्चंस ना लाकर मैं वैसे ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो डायरेक्ट आपको, ठीक है, को रिलेट करता है आपको, जो 75 पर मेरा टारगेट है। ठीक है, नॉन टेक्निकल के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, उसके लिए भी बहुत सारे ऐसे ट्रिक हैं, बट हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि 75 क्वेश्चन का ही आपको प्रिपरेशन अच्छे से करवा लूँ। ठीक है, चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी।
तो कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करता है, ठीक है, एंजाइम गतिविधि को प्रभावित करने वाले कारक। तो कंसंट्रेशन, पीएच, टेम्परेचर या ऑल ऑफ दिस। तो ये तो आपको समझने वाली बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते ऐसे क्वेश्चन। तो भाई जो अगर किसी चीज़ का मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, गाढ़ापन ज़्यादा होगा, तो एंजाइम वहाँ पर अपनी एक्टिविटी कैसे कर पाएगा, मतलब उतना फास्ट वो नहीं मूवमेंट कर पाएगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन भी उसको अफेक्ट करेगा। पीएच, क्योंकि ये भी एक ऑप्टिमम पीएच और कंसंट्रेशन में ही वो क्या करता है, एक्टिविटी करता है एंजाइम, तो उसको भी एक ऑप्टिमम पीएच की आवश्यकता होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर हो या ऑप्टिमम पीएच हो, क्योंकि जो एंजाइम भी अपनी जो एक्टिविटी करवाता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच। तो हम देखो कंसंट्रेशन आपको ये नहीं आ रहा है, लेकिन एक ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर की तो अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो भी आपका जो क्या राइट आंसर होगा डी, कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में वो ऑप्टिमम पीएच या टेम्परेचर पे ही अपनी एक्टिविटी करते हैं। तो अगर उनका टेम्परेचर और पीएच गड़बड़ा रहा है, ठीक है, डिस्टर्ब हो रहा है, ज़्यादा कम हो रहा है, तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो यही सारी चीज़ें इसमें पूछी गई थी। चलिए, इन अ ईयरली स्टेज ऑफ, ईयरली मतलब सबसे जो फर्स्ट स्टेज है ऑफ मायोकार्डियल, ठीक है, इस्चेमिया, द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर द मेजरमेंट ऑफ द एक्टिविटी। बहुत सारे ऐसे के साथ है कि जो मायोकार्डियल जो नीचे में सारे के सारे मायोकार्डियल टेस्ट के लिए किया जाता है, एक को छोड़कर, ठीक है। तो एक बार एफडीएस आया था, सारे के सारे दे दिया, और एलडीएच की जगह या किसी एक की जगह, ठीक है, एसजी ओटी पीटी तो दिया, ओटी तो दिया था, उसने एसजी पीटी की जगह क्या दिया, एफडीए, ठीक है। एफडीए मतलब फाइब्रिनोजन डाइफॉस्फेट दे दिया था उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन करने के लिए दे देते हैं ऐसे क्वेश्चन, और आते ही है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन इसको दे दिया। अब वो मैं इम्पोर्टेंट दे दिया, इसमें क्या डाल दिया मैंने, इम्पोर्टेंट, कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसको अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया तो सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा होगा, सीपी के होगा, एसजीपीटी होगा, एसजीओटी होगा, और या डीएच होगा, एलडीएच, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। सीपी का फुल फॉर्म मैंने अभी ऊपर बताया। चलिए, तो फटाफट इसका आंसर देखेंगे। इसका जो राइट आंसर है ए, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। सीपी के सबसे पहले इसका जो मोस्ट होता है, ठीक है, इंडिकेटर, वो सीपी की है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा गया था, तो इसलिए मैंने उसको क्या कहा था, कन्वर्सेशन, और मेरे सारे वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज है इसी तरीके से कन्वर्सेशन है, ठीक है, एक रेंज में लेके आया हूँ मैं, ताकि आपको 75 कोई आपको फाइट करना है। आपको अगर नॉन टेक्निकल की चिंता हो रही है छोड़ दो, ठीक है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन को घोंट लो, समझ लो अच्छे से। चलिए, इसका आंसर देखेंगे, ठीक है भाई। इसके ऊपर से क्वेश्चन आया हुआ, सीरम एसिड फास्फेट लेवल इंक्रीज इन, सीरम एसिड फास्फेट लेवल अगर स्तर में वृद्धि होती है तो क्या होगा, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेटिक होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, या विल्सन डिजीज होगा, या लिवर डिजीज होगा, ठीक है। चलिए, आपको बताना है एल्कलाइन फास्फेट, अगर जिसको अगर अच्छे से पता होगा कि ये कहाँ से रिलेटेड, इसकी जो लेवल इंक्रीज और डिक्रीज किस चीज़ को डिफेक्ट करती होगी, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मेल में डिफेक्ट होता है, समझ रहे हो। अगर मैंने देखो पूरा हिंट दे दिया, मेल में, मेल के अंदर, ठीक है, सीरम में एसिड फास्फेट लेवल, मेल की बात कर रहा हूँ मैं, एक हिंट दे रहा हूँ मैं, मेल में सबसे ज़्यादा इसमें डिफिकेशन होता है इसका, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ए। अब मेल के अंदर प्रोस्टेटेड ग्लैंड होती है, ठीक है, तो उसको वहाँ पर वो उनको डिफेक्ट करता है, वहाँ पर वो कार्सिनोमा करने का चांसेस होते हैं अगर उसका लेवल एसिड फास्फेट का लेवल अगर बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि जो सीरम में भी हमें सबसे ज़्यादा डिटेक्शन होता है वो एसिड फास्फेट पे उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर उसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसमें कार्सिनोमा कर देगा वो प्रोस्टेटेड ग्लैंड को, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो एक इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, सॉरी, ये एसिड था, राइट, सीरम एसिड फास्फेट था, वो एसिड फास्फेट किस में आएगा हमारा, एसिड कार्सिनोमा प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है।
रिपीट नहीं हुआ है, वो चेंज है, एक में एसिड है और एक में एल्कलाइन है। ठीक है, तो याद रखना इसके ऊपर से अगर क्वेश्चन बने तो घबराना नहीं है। एसिड मतलब प्रोस्टेट, मेल में बात कर लेना। ठीक है, कार्सिनोमा मेटास्टेटिक मेल, प्रोस्टेट आप रिलेटेड कर लो, एसिड आ गया, ठीक है, तो प्रोस्टेट मेल। ठीक है, और एल्कलाइन आ गया, ठीक है, तो एल्कलाइन का हमारा है हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, सीरम एल्कलाइन फास्फेट लेवल इंक्रीज, अगर सीरम एल्कलाइन लेवल फास्फेट का लेवल इंक्रीज होगा तो वो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। ठीक, तो ये कन्फ्यूजन कर, मुझे क्या लग रहा था एक सेम क्वेश्चन तो नहीं डल गया। ठीक है, तो वो अलग है, एसिड अलग है, एल्कलाइन अलग है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके पूछा गया था, तो उसी को मैं एक डाइवर्ट करके लेके आया हूँ। ठीक है, द सी के आइसो एंजाइम प्रेजेंट इन कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स की बात हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको मैं बता दूंगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको आसानी से समझ जाना है। ठीक है, बी मतलब ब्रेन, एम मतलब मसल्स, ठीक है, और एम मतलब होता है हार्ट। ठीक है, इसके 3 स्टेज है। बी ये ओनली ब्रेन, ठीक है, मतलब एक मैं सिखाने के तौर पे बोल रहा हूँ। अगर आपको आ गया, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ गया, ब्रेन की बात हो गई है, ठीक है, ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन की बात आ गई है, तो उसका बी। ठीक है, और अगर ओनली मसल्स के अंदर डिफेक्ट आया, ठीक है, ऊपर जैसे कि कार्डियक मसल्स की जगह कहीं अदर्स मसल्स आ गया, ठीक है, दूसरी मसल्स आ गया, तो उसका हमारा एम बी फॉर ब्रेन और एम फॉर मसल्स। ठीक है, और एम बी मतलब मायोकार्डियल। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, क्योंकि एम बी मायोकार्डियल इन्फेक्शन में वो क्या डायग्नोसिस करते हैं। तो इसमें क्या बोल दिया हमारा, ठीक है, कार्डियक मसल्स में कौन कौन होगा। अब यहाँ पर कार्डियक भी बोल दिया तो एम बी तो आएगा। ठीक है, अब कार्डियक बोल दिया इसमें तो एम बी, अब मैंने बोला कार्डियक मतलब एम बी होता है, और मसल्स भी बोल दिया तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा हमारा बी, एम एंड एम बी। ठीक, अगर ब्रेन की बात आती है तो हमारा ए वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्रेन में अगर मेनिंजाइटिस हो गया या ब्रेन में कुछ इन्फ्लामेशन हो गया तो इसका राइट आंसर क्या आ जाता है हमारा बी एंड एम। ठीक है, क्योंकि एम जो बी जुड़ा है, ठीक है, आखिरी में जो बी जुड़ा है वो हमारा बी। ठीक है, वो क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर कार्डियक मसल्स की बात, और अगर ओनली मसल्स और ब्लड सर्कुलेशन की बात हो रही है तो एम। ठीक है, तो हमारा एम आता है। चलिए, तो बी इसका राइट आंसर है, और याद करने का एक ही तरीका है, 3 स्टेप, बी मतलब ब्रेन, एम मतलब मसल्स, एम बी मतलब हार्ट। ठीक, ये इसका तरीका है, और इसके ऊपर से क्वेश्चन बनेंगे तो आपको इसका गलत नहीं करना है। चलिए, यहाँ पर सब लोग गलती करते, ये इसका आंसर ही आ गया, मैं उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आंसर आ गया। द नंबर ऑफ एटीपी प्रोडक्शन इन ऑक्सीडेशन इन 1 मोलिक्यूल ऑफ एनडीपी इन ऑक्सीडेटिव फास्फोफाइरिलेशन इज। ठीक है, तो वो 0 होगा। कोई सोचता है कि यार कुछ तो होगा, कभी कभी वो कर डू नथिंग। ठीक है, वो एक एड बनता है ना, डू नथिंग, कभी कभी कुछ ना करने से भी बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, तो वो एक को क्या उसकी लकड़ी नहीं उठा देता है, तो वो लकड़ी उठाने खुद जाता है, तो वो जो कार का जो गेट आता है वो उसको वो कर देता है। ठीक है, तो डू नथिंग, ऐसा तो कभी कभी ऐसा होता है। और हम लोग क्या करते हैं, भाई 0 आ गया तो 0 कैसे होगा, ये कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि हम एटीपी की बात हो रही है, ठीक है, एटीपी से एडीपी की बात हो रही है, तो वहाँ पर ज़रूर हमारे दो एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एटीपी प्रोडक्शन ऑक्सीडेशन में 1 मोलिक्यूल ऑफ एनडीपी, ठीक है, ठीक है, निन हाइड्रेन एडेनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, NADPH का फुल फॉर्म। चलिए, तो इसका ए आंसर तो 0 तो आ ही गया है। चलिए, मैं फटाफट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम बच रहा है, और बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं किया करते हुए हमें उनको जो 70+ हमारा टारगेट है, क्योंकि अभी हम और उसकी सीरीज चलाने वाले दो दिनों में हम लोग वो सारे वीडियो अपलोड कर देंगे जो 75 में कुछ हेल्प हो सके, और ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो बहुत ज़्यादा आपके लिए, ठीक है, बहुत ही ऐसे सटीक आंसर वो MCQs लेके आने वाले हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन,
देखो ये तो है, आप अपने को लगता है कि माइक्रोबायोलॉजी का है, लेकिन ये हमारे बायोकेमिस्ट्री में भी हम इस चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे छोटा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है, तो ये मैंने एक सीरियल लेवल से बनाया हूँ। सबसे छोटा जी, ई, डी, ए, तो ए सबसे बड़ा होता है, तो लार्जेस्ट भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको सीरीज ठीक है, सीरीज वाइज उसको मैंने बिठाया है। ठीक है, तो जी सबसे छोटा होगा, ई फिर और जी सबसे छोटा और ए सबसे बड़ा। ठीक है, तो मैंने एक स्टेप वाइज उसको सेट किया है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ए दिख ही रहा है। चलिए, तो आप सारे जो आईजी इनके जो जीवन काल भी है, ठीक है, समय अवधि है, वो भी ज़रूर याद कर ले। जी की हम बता देते हैं। ठीक है, तो जी की समय अवधि तो यहाँ पर पूछी गई है, तो आप ठीक है, आईजीजी का आधा जीवन काल। ठीक है, हाफ लाइफ। चलिए, तो 2 से 8 होगा, 1 से 4 होगा, या 19 से 24 होगा, या 6 डेज होगा। तो आपको कहीं ना कहीं 7 से 21 भी देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन ये आधा पूछ लिया है। क्या देखने को मिलता है? 7 से 21 पूरा देख, ऐसा पूछा जाता है कि आईजीजी का जो जीवन काल क्या होता है हमारा 7 से 21, ये सब बुकों में लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर इसके हिसाब से हमें आंसर करना है। तो इसमें क्या, हाफ लाइफ ऑफ आईजीजी। ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते, तो हमें उस हिसाब से तैयार रहना है। ठीक है, चलिए, तो उसका जो राइट आंसर है सी, आधा। मतलब अब देखो 7 से 21 हमने पढ़ लिया है, तो ये आधा बोल दिया है, मतलब 19 से 24 डाल दिया है। ठीक है, अब 7 से 21 यहाँ पर कहीं से कहीं मैच नहीं हो रहा है। सिर्फ 6 दिन बोल दिया, 2 से 8 दिन बोल दिया। अब हाफ का मतलब होता है पीछे काउंट होता है भाई, पहले इतने ही दिनों में नहीं मरेगा वो, आधा जीवन काल। पूरा जीवन तो 7 से 21 हो गया, लेकिन उसका आधा जीवन काल, वो आखिरी में मरना चाहिए, आखिरी में मर गया, तो उसका आधा जीवन काल कितना होगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो जो बच्चे बोलते हैं सर आप किस तरीके से सोचते हो, मैं एक अलग ही लेवल से सोचता हूँ। ठीक है, वो क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो भी इतनी तरीके से सोचते हैं, इतना डीपली सोच कर क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, वो एक इंसान नहीं बनाते, वो हर एक तरीके से वहाँ एग्ज़ाम बैठते हैं, लोग बैठते हैं और सबका दिमाग वो मिक्स करते हैं और तब जाके वो एमसीक्यूज निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हम अकेले टीचर से पढ़ते हैं, तो उसी हमें भी वही एक साइंटिफिक वाला दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए तो हम ये लेक्चर लेके आए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी मैं कंटेंट डालूंगा वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले बच्चों के। क्योंकि बाकी लोग तो क्या, अदर प्लेटफॉर्म पे बस बहुत ही कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, अंधाधुंध कंपटीशन चल रहा है, लेकिन हम क्या सोचते, हम एक इस तरीके से सोचते हैं कि जो एग्जामिनर क्या सोचता है, मेरा जो सोचने का लेवल होता है कि एग्जामिनर किस तरीके से सोचता है, तो उस तरीके से इस क्वेश्चन में भी सोचने वाली बात। हाफ लाइफ ऑफ आईजीजी, तो लोग पहले वाले दिन गिनते हैं, तो वो तो उसका जीवन काल होगा, आखिरी में वो मर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, मोस्ट हीट लेवल इम्यूनोग्लोबुलिन, अधिकांश हीट लेवल इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी। हीट लेवल मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी वो ग्रो करता है, मतलब ग्रो करना मतलब वो हमारे एंटीबॉडी बनाए रखता है हमारी बॉडी में, मतलब वो गर्म करने के बाद भी डीनेचर नहीं होता, वो डिस्टर्ब नहीं, मतलब रप्चर नहीं होता है। डीनेचर मतलब समझ ही रहे हो, हमारे जो एक साइंटिफिक लैंग्वेज होती है वो डीनेचर बोलते हैं हम, जैसे प्रोटीन का डीनेचर नहीं होता है, इसी प्रकार जो इम्यूनोग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन भी तो प्रोटीन है, तो वो डीनेचर नहीं होगा। तो कौन सा, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी। और इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो प्लेसेंटा, क्रॉस द प्लेसेंटा, आईजीजी, सरफेस के ऊपर आईजीएम, ठीक है, प्राइमरी एंटीजन आईजीएम, तो सॉरी सरफेस के ऊपर जो मिल्क में होता है आईजीए, सरफेस के ऊपर, ठीक है, सरफेस के ऊपर भी जो होता है आईजीए। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ते हो। ठीक है, चलिए, तो वो तो एक क्या जनरल नॉलेज के टाइप का हो गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बनते, थोड़ा और डीप लेवल का क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है अधिकांश हीट लेवल है, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, हार्मोन्स क्या है, एक्ट ऑफ को एंजाइम है, एक्ट ऑफ एंजाइम है, ठीक है, या इन्फ्लुएंस सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स है, या बिलोंग टू बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, हार्मोन्स। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर करेंगे इसका कि हार्मोन्स क्या चीज़ है।
ठीक है। तो जो हार्मोन्स है हमारे इन्फ्लुएंस सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, ठीक है, जो आधे अधूरे एंजाइम है, समझ रहे हो। पूरे एंजाइम तो एंजाइम कहलाएंगे, वो तो एक्ट एज एंजाइम होगा, पूरी तरीके से एंजाइम की तरह काम करेगा नहीं। वो क्या, वो को एंजाइम का काम करेगा नहीं, वो इन्फ्लुएंस सिंथेसिस ऑफ एंजाइम, ठीक है। मतलब वो आधे अधूरे एंजाइम है, उनको हेल्प करता है। हार्मोन्स एक एंजाइम नहीं है, वो एक इन्फ्लुएंस होता है, जो एंजाइम आधे अधूरे एंजाइम बनते हैं उनको वो हेल्प करता है, धक्का मारने का काम करता है, ठीक है। चलिए, टारगेट टिश्यू ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का लक्ष्य ऊतक क्या है? रेड ब्लड सेल्स, रीनल ट्यूबुलर सेल्स, जीआईटी ट्रैक एपिथेलियल सेल्स या लीवर, ठीक है। टारगेट टिश्यू ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का लक्ष्य ऊतक कौन सा है? मतलब इंसुलिन का जो टारगेट कौन से टिश्यू के ऊपर है? रेड ब्लड सेल्स के ऊपर इंसुलिन अफेक्ट करता है, रीनल ट्यूबुलर सेल्स के ऊपर अफेक्ट करे, मतलब टारगेट करता है, या जीआईटी ट्रैक के ऊपर, एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, या लीवर के ऊपर। चलिए तो हम, ठीक है, चेक करते, लॉक करते हैं इसका आंसर लीवर, ठीक है। तो टारगेट टिश्यू इंसुलिन होता है वो लीवर, ठीक है। टाइम बहुत कम बचा है, इसे हम चलिए, द न्यूक्लिक एसिड बेस्ड फाउंड इन mRNA बट नॉट DNA। तो आपको पता होना चाहिए DNA में कौन कौन से अमाइनो एसिड होते हैं और कौन कौन RNA में कौन कौन से होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर से हर साल क्वेश्चन बन रहे हैं, 100% क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सभी के इसमें पूछे जाते हैं, 101% इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कि द न्यूक्लिक एसिड मतलब कौन, आप इतना याद कर लो DNA में कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड होगा और RNA में कौन कौन से होगा, क्योंकि वह इसी तरीके से पूछता है कि कौन सारे के सारे RNA के दे देंगे, एक उसमें DNA का घुसर देगा, और सारे के सारे DNA के घुसर दे देंगे और एक उसका RNA का डाल देगा, ठीक है। तो आप DNA और RNA दोनों एक ही चीज़ उसमें डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। थाइमिन और ठीक है, थाइमिन और यूरेसिल का ही खेल है। तो आपको ये बताना है कि यूरेसिल किस में प्रेजेंट होता है और थाइमिन किस में, एक ही, बाकी सारे के सारे सेम रहेंगे, यूरेसिल और थाइमिन, ठीक है। तो जो RNA में क्या होगा, यूरेसिल होगा, और DNA में थाइमिन होगा, बस यही डिफरेंस है, याद कर लो, इसके ऊपर से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। AGTC बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? AGTC, मतलब A किसके साथ बाइंडिंग होगा, B किसके, सॉरी C किसके साथ बाइंडिंग होगा, और G किसके साथ, और U किसके साथ, हमको ACT बोलते हैं, ठीक है, ACGT। D को, D में हम क्या पढ़ते हैं, ACGT, क्योंकि DNA में थाइमिन होगा और RNA में यूरेसिल। तो उसके अब मैंने तो सब बता दिया, अब आंसर में क्या बताएंगे, ठीक। क्वेश्चन में क्या पूछाएगा कि सारे के सारे DNA, ठीक है, mRNA है बट नॉट इन DNA, DNA में कौन सा नहीं पाया जाता है कुल मिला के, न्यूक्लिक एसिड बेस RNA में। अब ये mRNA कन्फ्यूजन करने के लिए डाल दिया, मैसेंजर RNA, M का मतलब मैसेंजर, ठीक है, R मतलब राइबोसोमल, ये मैंने बता दिया था प्रीवियस जो वीडियो अपलोड किए उसमें, ये चीज़ें मैंने कन्फर्म कर दी थी, ठीक है। तो इसमें ये सारे के सारे RNA हैं, लेकिन DNA के अंदर कौन सा नहीं पाया जाता है, यही सारी चीज़ें पूछी गई है, क्योंकि है तो पूरे RNA के। चलिए, तो DNA में क्या होगा, मैंने अभी जस्ट बताया, DNA में यूरेसिल नहीं होगा, तो D इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि DNA में क्या होगा, यूरेसिल की जगह थाइमिन होगा। इसकी बॉन्डिंग भी पूछेगा, याद रख लो, बॉन्डिंग ज़रूर पूछता है कि A किसके साथ होगा और D किसके, सॉरी A किसके साथ होगा और T किसके साथ होगा, ठीक है। चलिए देखो, उसी में थोड़ा आप एक वीडियो में अच्छे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने दोनों डाल दिए कि डज नॉट कंटेन, ठीक है, RNA डज नॉट कंटेन, यूरेसिल है, एडेनिन है, राइबोज है, ठीक है। अब देखो, इसमें एक राइबोज डाल दिया, उसका फुल फॉर्म डाल दिया इसमें, ताकि हम उसमें गलती करें, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते भाई साहब, क्या बताएं, जो एग्जामिनर भी नहीं सोच सकते वो चीज़ हम लेके आए हैं, उनकी जो सोच है, ठीक है, उस लेवल की कोशिश करता हूँ मैं, दिन भर में कोशिश लगे रहता हूँ क्वेश्चन बनाने में, दिन भर लगे रहता हूँ। और बच्चों को लगता है कि
क्या है ये, ठीक है। एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते, बस आपको क्या करना, ब्लैक जो ब्लैक ब्लैक दिखता है उसको वाइट कर दो, अच्छा लगता है। ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा होगा आपके इसमें, आपको भी लग रहा होगा कि यार बंदा कितना मेहनत कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं, अब सबसे अभी तक सपोर्ट तक नहीं कर रहे, एक थम एक प्रेस नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, तो इसमें यूरेसिल आरएनए है, एडेनिन आरएनए है, लेकिन जो थायमिन क्या है, थायमिन तो भाई साहब हमारा डीएनए है, ठीक है, इसलिए सी इसका राइट आंसर है। ये हमारा आरएनए का कंटेंट नहीं है। देखो इसलिए मेरे को ये बार बार लेके आना पड़ रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डुप्लेक्स डीएनए रिजल्ट फ्रॉम अ हाई कंटेंट ऑफ, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जो डीएनए हमारा हेलिकल शेप्स में होता है, मतलब जैसे दो सांप आपस में, ठीक है, नृत्य कर रहे हैं, ठीक है, अगर सांप अगर नृत्य करते तो वो आपस में एक दूसरे को क्या फोल्डिंग करते हैं, फोल्डिंग बनाते हैं, तो डीएनए भी हमारे ऐसे डबल हेलिक्स में होते हैं, हेलिक्स शेप में। तो हेलिक्स में एडेनिन ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, थाइमिन सिस्टीन के साथ जुड़ेगा, या सिस्टीन ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, या थायोसिन एडेनिन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो उसका हम इसका जो बोलते हैं, ठीक है, एजीटीसी ऐसा बोलते हैं, एजीटीसी। तो इसमें जो क्या बोला है, सबसे पहले कौन खुलेगा, डुप्लेक्स डीएनए में उच्च सामग्री के परिणाम स्वरूप एक बड़ा हुआ पिघलने वाला तापमान, ठीक है, तो कौन मतलब जल्दी खुलेगा भाई, किसी चीज़ों को हम वो तोड़ते हैं तो कुछ कहीं एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जहाँ से वो उसका उसका ओपन होता है, ठीक है, तो ओपन कहाँ से होता है डीएनए, ये सारी चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है सी, साइटोसिन और ग्वानिन, ये जल्दी अलग हो जाते हैं, ठीक है, जब हम टेम्परेचर, क्योंकि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाके उसका हेलिक्स उसमें दो भागों में डिवाइडेड होता है, ठीक है, जिससे हम लोग एम्पलीफिकेशन कर सकें, ठीक है, एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं, उसमें फिर एनिलीन डालते हैं, ठीक है, और हम हज़ारों करोड़ों डीएनए बना लेते हैं, लाखों डीएनए बनाना पड़ता है, वो इसीलिए क्योंकि हम किसी भी चीज़ों को फाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो वायरोलॉजी में काम कर चुके हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए गट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कैटाबॉलिज्म। गट के अपचय का चयापचय विकार है, पायरामिडिन, प्यूरिन, एलेनिन या फिनाइल एलेनिन, ठीक है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हैं और सारे के सारे आने वाले हैं, और इसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री पूछते हैं। बहुत सारे बच्चे बायोकेमिस्ट्री में एलएफटी, आरएफटी बहुत सारे टेस्ट भी पढ़ लेते हैं, बट उनको देखो जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, वो बहुत तरीके से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आते हैं। आप जानते ही हो सिलेबस से, जो एग्जामिनर है वो सिलेबस से हट चुके हैं, अब वो बना बना के क्वेश्चन देते हैं, बस उसको एक शब्द ले लेते वो और वहाँ से क्वेश्चन बना देते हैं, सिर्फ शब्द को पकड़ते और बना देते हैं, ठीक है। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन तो हम लेके आए हैं, गट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ कैटाबॉलिज्म, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है बी, प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन, गट के अपचयन का अपचय विकार है हमारा प्यूरिन। चलिए इसका आंसर बताएंगे, बोर्स इफेक्ट, बोर्स प्रभाव क्या है, शिफ्ट इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिओसिसेट कव टू राइट, ठीक है, अगर किसी को बोर्स इफेक्टेड होगा तो उसमें जो हीमोग्लोबिन का कर्व कैसे दिखेगा, लेफ्ट राइट दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा, या एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्बाइंड विथ ऑक्सीजन, ठीक है, या एबिलिटी जो ऑक्सीजन जो जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो कॉम्बाइंड होता है वो कम हो जाएगा, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, या एक्सचेंज ऑफ क्लोराइडिन विथ कार्बोनेट, ठीक है। मज़ेदार क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ए, तो जो कर्व्ड होता है वो राइट की तरफ कर्व्ड होता है, ठीक है, शिफ्टिंग मतलब वो एक ग्राफ की बात हो रही है, ठीक है, कभी कभी इसके ऐसे चीज़ों का डायग्राम देते हैं, शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन डी एसोसिएशन
जो उसका जो कव्स होता है वो राइट की तरफ मुड़ता है, ठीक है, हमारे राइट हाथों की तरफ। तो इसका डायग्राम देते हैं। अगर उस कर्व में आपको लेफ्ट साइड दिखता है, ठीक है, तो जो बोर्स इफेक्ट दिखेगा वो राइट तरफ वो झुका हुआ दिखता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी। हम आगे बढ़ते हैं फिर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्लाज्मा, ठीक है, हम देखते हैं हमारा जो प्लाज्मा का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले रोल होता है हमारी बॉडी में। प्लाज्मा और सीरम सभी ने पढ़ा होगा। तो सीरम में क्या होता है हमारा, सीरम में कैल्शियम नहीं होता है, सॉरी प्लाज्मा में, प्लाज्मा में क्या हमारा कैल्शियम नहीं होता है, और सीरम के अंदर कैल्शियम भी होता है, ठीक है, जिससे हम लोग एलेप्टी लगाते हैं ना उसमें। चलिए प्लाज्मा का ऑस्मोटिक दबाव कितना होगा, 80 से 100 मिलियन मोल्स पर लीटर, 180 से 200 मिलियन स्मॉल्स पर लीटर, या 280 से 300 मिलियन स्मॉल पर लीटर, या 380 से 400 मिलियन पर लीटर होगा, ठीक है। उसका प्रेशर, हमारे अंदर जो प्लाज्मा होता है उसका प्रेशर बता रहा है उसमें, ठीक है। जैसे बीपी का ब्लड प्रेशर कितना होता है, ठीक है, तो बीपी का तो आपको पता है 120/80। उसी प्रकार एक जो हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसका भी एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, सभी लोग कमेंट्स करेंगे फटाफट कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है सी, 280 से 300 मिलियंस मोल्स पर लीटर। तो बहुत ही ऐसे हम अभी जो 75 के जो क्वेश्चन है हमारे टेक्निकल, तो उसके ऊपर से हम वीडियो लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो सारों के लिए हम वीडियो लेके आएंगे, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत कम टाइम बचा है, 2 से 3 दिन है, बाकी तो आपको वहाँ तक पहुँचने में भी 1-2 दिन लग जाएंगे, ठीक है। चलिए